जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रीति यादव। स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पर डीप स्टडी बाय प्रीति यादव में। फ्रेंड, हम आपके लिए डेली ही जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं, जिसमें हम आपको डेली ही टॉप के 20 एमसीक्यूज सॉल्व भी करवाते हैं। ये जो हमारे प्रैक्टिस सेट हैं वो यूपी पुलिस भर्ती पद 2024 में जो आने वाली हैं उनको टारगेट करते हुए हम इन प्रैक्टिस सेट को डेली सॉल्व करवा रहे हैं। इसमें हम आपके लिए एनसीईआरटी के चुनिंदा प्रश्न भी लेकर आते हैं डेली। तो फ्रेंड, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरीके के प्रैक्टिस सेट जो है वो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की आज के अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए, हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे BH और यू, ठीक है, जिसे वू भी बोलते हैं, BHU की संस्थापक जो थे वो कौन थे, आपको बताना है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पर अब्दुल कलाम, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू या फिर नारायण सिंह। कौन थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक। तो देखिए, ये जो हमारा BHU जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना हुई थी सन 1916 में। ठीक है, कब हुई थी? सन 1916 में हुई थी। ये की थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है, 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। और किसके सहयोग से की थी? ये की थी डॉक्टर एनी बेसेंट जैसे महान, जैसे एनी बेसेंट थी, सुंदरलाल थे, तो उन लोगों के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी, जिन्होंने भारत के विश्वविद्यालय के रूप में इसकी कल्पना की थी। ठीक है, यानी सोचा था कि यहाँ पर इस तरीके का एक विश्वविद्यालय भारत में होगा कभी। तो इन लोगों ने बहुत सहयोग किया था, एनी बेसेंट, सुंदरलाल जी ने, तब जाकर पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने हमारे इस BHU की स्थापना की थी। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे अपने। देखिए, हम क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, यानी हमें सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं देखने हैं, हमें चीज़ों को समझना भी, और सारे इनसे संबंधित सारे जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे, उनको भी हम क्लियर करते हुए चलेंगे। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमारा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। आपको बताना है कि अर्थशास्त्र के जो राइटर हैं वो कौन से हैं। चाणक्य हैं, अबुल फजल हैं, धन्वंतरी हैं या फिर ऋषभदेव हैं। तो जो अर्थशास्त्र है उसके जो राइटर हैं वो हैं चाणक्य। ठीक है, जिनके लिए कौटिल्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कौटिल्य। देखिए, मैंने हाथ से लिखा है इसलिए राइटिंग थोड़ी ऐसी आ रही है, क्योंकि मार्कर नहीं है अभी, तो हाथ से लिखा है मैंने। तो ये जो चाणक्य थे ये कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे ये। ठीक है, और वे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते थे। इन्हीं को हम कौटिल्य बोलते हैं, इन्हीं को हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। और जो इनके पिता थे इनको चाणक्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके जो पिता थे उनका नाम था चड़क। ठीक है, चड़क इनके पिताजी का नाम था, और उन्हीं के पुत्र होने के कारण इनके लिए क्या बोलते हैं? इनके लिए चाणक्य बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सब क्लियर हुई। अगला अपना सेकंड क्वेश्चन देखेंगे ना, अगला देखेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। ठीक है, दक्षेस जो संगठन है उसका सदस्य नहीं है। आपको बताना है पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर मालदीव। तो कौन सा नहीं है इसमें से? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यानी म्यांमार जो है वो दक्षेस संगठन में शामिल नहीं है। ये उस देश का, उस संगठन का ये सदस्य नहीं है। चलिए, अगला देखेंगे। फिर आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, और ये है दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। नेपाल के काठमांडू में, बांग्लादेश के ढाका में, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में या फिर श्रीलंका के कोलंबो में। ठीक है, तो ये सारे ही नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और ये चारों ही देश जो हैं वो इसके सदस्य हैं। अब आपको बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये है नेपाल के काठमांडू में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला देखेंगे क्वेश्चन अपना। अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और ये है भारत की तट रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि तट रेखा कौन सी होती है। देखिए, भारत में दो तरीके की सीमाएं होती हैं। एक तो होती है स्थलीय सीमा,
ठीक है। जैसे कि ये हमारा इंडिया हो गया, ये इतना डायग्राम, ये इस तरीके से ये हो गया। तो देखिए ये यहाँ से इतना, ये देखिए यहाँ से ये हो गई हमारी जलीय सीमा लगना स्टार्ट नीचे की तरफ। यहाँ पर ये कहाँ है, यहाँ पर ये जल, ये सारा जल हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर हो गया, ठीक। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी हो गई है। तो ये यहाँ पर वाटर ही वाटर है। चित्र बहुत ज़्यादा घटिया है क्योंकि मुझे इसका मैप बनाना नहीं आता इसलिए। तो देखिए ये जो नीचे की ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये हो गई हमारी तटीय, जिसे हम जलीय रेखा, ठीक है, जलीय सीमा ऐसे या फिर तटीय सीमा बोलते हैं। तट कहाँ होंगे, जहाँ पर समुद्र होगा, ठीक है। तो समुद्र के जो पास के स्थल होंगे उन्हीं को बोलते हैं तट, ठीक है। तो ये होगी हमारी तटीय रेखा। तो इसमें पूछा है कि भारत की जो तटीय रेखा है उसकी टोटल लंबाई कितनी है, यानी कहाँ से पूछा गया है, कलर चेंज करके देखेंगे। यहाँ से, ये यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक पूछा है कि ये जो रेखा है हमारी उसकी टोटल लेंथ कितनी है। 7,512 किलोमीटर, 8,485, 8,312 या फिर 7,516। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 7,516 किलोमीटर जो है वो इसकी रियल लेंथ है। चलिए अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। ये है विश्व में अभ्रक, जिसे माइका बोलते हैं, ठीक है, इसका उत्पादन किस देश में होता है सबसे ज़्यादा, कहाँ पर होता है इसका उत्पादन। तो रूस में होता है, भारत में होता है, अमेरिका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर होता है इसका उत्पादन, ये होता है भारत में, ठीक है, हमारे इंडिया में अभ्रक का उत्पादन जो है वो होता है। चलिए अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन। देखिए हम ऐसे ही प्रैक्टिस है डेली लेकर आते रहते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये बहुत ही एक वरदान साबित होंगे आपके लिए ये प्रैक्टिस है, ठीक है। इसमें हम आपके लिए डेली ही बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस लेकर आते हैं, यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन आपको इसमें दिखने वाले हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसमें आपका ही घाटा है, इसलिए प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इन सारे प्रैक्टिस सेट का आप भी लुत्फ उठा सकते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और ये है सूफी कवि अमीर खुसरो, ठीक है। ये जो सूफी कवि थे अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है। इन्होंने पूछा है कि इनका जन्म किस जिले में हुआ है। तो देखिए इनका जो जन्म था वो हुआ था एटा में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो असली नाम था क्या था, वो था यमुनुद्दीन मोहम्मद हसन था, ठीक है। और ये मतलब इतने गुणी थे कि 8 साल की उम्र से ही इन्होंने कविताएं कहना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई इनका हुनर भी बढ़ा, ठीक है। और फिर ये दुनिया भर में तुतीये हिंद के नाम से भी जाने गए। क्या कहलाए गए, तुतीये हिंद, ठीक है, तुतीये हिंद के नाम से भी ये जाने गए फिर ये अपने हुनर की वजह से। चलिए ओ गॉड सारा हट गया, सारे क्वेश्चन बैक हो गए। यहाँ पर थे हम, ठीक है, तो हमने बताया कि इन्हीं के लिए तुतीये हिंद के नाम से भी जानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आता है बहू बेगम का, ठीक है, ये जो बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आपको बताना है कि हमारे यूपी के कौन से जिले में बहू बेगम का मकबरा बना हुआ है। तो पहले आपको बता दें कि ये जो बहू बेगम है वो कौन थी, वो नवाब सुजाउद्दौला की बेगम थी ये, ठीक है। किन की बेगम थी, सुजाउद्दौला की बेगम थी, और उन्हीं की याद में जब उनकी मृत्यु हो गई थी तब ये मकबरा बनवाया गया था। और ये जो मकबरा है वो 1816 में, ठीक है, 1816 में बनवाया गया था। ये सफ़ेद संगमरमर से बनवाया गया है, ये भी सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है ये। और यह इसमें जो लागत थी वो 3 लाख रुपए की लागत से, ठीक है। तो ये जो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो ताजमहल था, ठीक है, ताजमहल था, उसी को फिर से बनाने की एक प्रयास किया गया। चलिए अगला देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। यानी सारी चीज़ों को हम ऐसे पढ़ेंगे, इसमें ऐसे सॉल्व करना है कि सारी चीज़ें हमें अच्छे से
समझ में भी आती रहे। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और ये है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि एक योगी हैं, ये एक गुरु बाबा हैं, तो इसमें पूछा है कि ये कौन से संप्रदाय से संबंध रखते हैं। नागा संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय से, कालमुख संप्रदाय से या फिर वैष्णव संप्रदाय से। तो ये संबंध रखते हैं, ये रखते हैं नाथ संप्रदाय से। चलिए, ये भी क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। अब देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और ये आता है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला औषधि निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि यूपी का कौन सा ऐसा जिला है जो कि औषधि के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। प्रयागराज, कन्नौज, लखनऊ या फिर अलीगढ़। तो ये जो प्रयागराज है वो हमारा है अमरूद के लिए फेमस। ठीक है, यहाँ पर अमरूद की वो बहुत ही अच्छी खेती है, इसी मतलब पैदावार होती है, इसीलिए इसे अमरूद नगरी भी बोलते हैं। अगर कन्नौज की बात की जाए तो इसे इत्र नगरी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इत्र की जो व्यापार है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर चलता है, मतलब बनता है यहाँ पर, तो इसे इत्र नगरी बोलते हैं। लखनऊ को हम बोलते हैं औषधि। ठीक है, औषधि नगरी से बोल सकते हैं, क्योंकि यहीं पर ये इसका मुख्यालय, इसका जो एक अनुसंधान है वो बना हुआ है। और अलीगढ़ की अगर बात की जाए तो अलीगढ़ को बोलते हैं हम ताला नगरी। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा आपको, हमने देखी सारी चीज़ों को जाना अच्छे से। अगला देख लेते हैं। देखिए, चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से। हम ऐसे ही प्रैक्टिस है डेली ही लेकर आते रहते हैं। अगला है हमारा, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, कहाँ स्थित है। कहाँ था नहीं, कहाँ स्थित है। मॉस्को में, बर्लिन में, कराची में या फिर सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, ये जो गदर पार्टी है तो आपको बताना है कि उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर बना हुआ है। तो ये है सैन फ्रांसिस्को में, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 12। ये भी गदर पार्टी से ही संबंधित है और इसमें है, देखिए, गदर पार्टी के संस्थापक इसमें पूछा है कि कौन थे जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। हरदयाल सिंह, लाला लाजपत राय, गोविंद सिंह या फिर सोहन सिंह भाकना। तो इसके जो संस्थापक थे वो थे सोहन सिंह भाकना। ठीक है, तो गदर पार्टी के संस्थापक यही सोहन सिंह भाकना थे और पार्टी की जो स्थापना थी वो लाला हरदयाल के नेतृत्व में। ठीक है, किसके नेतृत्व में हुई थी, लाला हरदयाल के नेतृत्व में हुई थी ये, और प्रशांत के तट पर हुई थी। प्रशांत के तट हिंदी एसोसिएशन के रूप में इसकी स्थापना करी गई थी और जिसके अध्यक्ष वो कौन थे, वो थे बाबा सोहन सिंह भाकना। चलिए, अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 13 और ये है, इसमें पूछा है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। हमारे भारत में जो पहली महिला आईपीएस थी वो कौन थी, आपको बताना है यहाँ पर। प्रतिभा पाटिल, अरुणिमा सिन्हा, किरण बेदी या फिर निर्मला सीतारमण। तो ये थी ऑप्शन नंबर 3, किरण बेदी। ठीक है, ये जो किरण बेदी है वो हमारे भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 14 और ये है सूक्ष्म जीवों से संबंधित। इसमें पूछा है सूक्ष्म जीव कहाँ पर पाए जाते हैं। रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदली भूमि में या फिर इन सभी में। तो ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो इन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। रेतीली मिट्टी में देखने को मिलेंगे, लवण युक्त पानी में भी देखने को मिल सकते हैं, दलदली भूमि के अंदर भी ये पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि इन सभी में ये जीव भी देखने को मिलते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन कि मानव शरीर के फेफड़े, ये जो मानव शरीर होता है उसमें फेफड़े का आकार बताना है कि उसका आकार कैसा होता है। गोलाकार होता है, बेलनाकार होता है, शंकुआकार होता है या फिर अंडाकार होता है। तो इसका जो आकार होता है वो होता है शंकुआकार। अगला देखिए अपना क्वेश्चन नंबर, इसमें हम आपके लिए डेली इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चंस रहते हैं, तो हमने 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, और ये हमारा 16वां क्वेश्चन है और आपने भी जो इनके आंसर किए वो उम्मीद है आपने अच्छी तरीके से किए होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है मानसरोवर झील किस देश में स्थित है।
मानसरोवर झील जो है वो हमारी किस देश में स्थित है? भारत में, तिब्बत में, नेपाल या फिर भूटान में? तो ये कहाँ पर है? ये है तिब्बत में। ठीक है, मानसरोवर झील कहाँ पर है? ये तिब्बत में है। और ये जो मानसरोवर झील है वो महाभारत के प्राचीन अभिलेखों में भी इसका उल्लेख मिलता है झील का। और ये झील कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में स्थित है। मानसरोवर झील के आसपास काफ़ी संख्या में मंदिर हैं। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए इसका, क्योंकि महाभारत में इसका उल्लेख मिलेगा, क्योंकि इसके जो आसपास है वो काफ़ी सारे मंदिर हैं यहाँ पर बने हुए। और ये जो क्षेत्र है सामाजिक संस्कृति के रूप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, और देखिए ये जो झील है, तो वो जो ये जो झील है वो हिंदू और बौद्ध धर्म, ये दोनों के लिए ही पवित्र मानी गई है। ठीक है, यानी दोनों ही इस झील को मतलब इन झीलों से कुछ संबंध है ऐसा कि इसे दोनों ही लोग, ये दोनों धर्म इसे पवित्र मानते हैं। अगला है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 16, और ये है नदियों से संबंधित। इसमें पूछा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एकदम से। ठीक है, कि इसमें अक्सर पूछते हैं कि बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं, या फिर झारखंड का। इस तरीके से पूछते हैं नदियों को। ठीक है, कि कौन सी नदी है जो बहाव किस राज्य में सबसे अधिक तबाही मचाती है। तो देखिए, बिहार के शोक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं: महानदी, दामोदर नदी, कोसी नदी या फिर टोंस नदी। तो ये जो महानदी है, ठीक है, महानदी जो है वो हमारी कहाँ पर ये शोक, इसका कहाँ का शोक बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम उड़ीसा का शोक। ठीक है, इसे बोलते हैं उड़ीसा का शोक। और इसी महानदी पर बना हुआ है एक बांध जिसे बोलते हैं हीराकुंड बांध। ठीक है, जिसे हम हीराकुंड बांध बोलते हैं। और ये जो सेकंड है हमारा दामोदर नदी, ये किसे, इसे बोलते हैं हम झारखंड का शोक। ठीक है, महानदी को उड़ीसा का शोक और दामोदर नदी को झारखंड का शोक बोलते हैं। उसी तरीके से अगली नदी है हमारी कोसी, इसे ये हो जाएगा इसका सही जवाब, क्योंकि कोसी नदी को ही हम बिहार का शोक बोलते हैं। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बिहार का शोक बोलते हैं। और अगला हो गया हमारा, चलिए यही था इसका आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, और ये है मोती मस्जिद से संबंधित। देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन कह रहा है कि मोती मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो पहला क्वेश्चन आप बताइए कि मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी मुगल बादशाह शाहजहां ने। ठीक है, किसने इसे बनवाया था? ये शाहजहां ने इस मस्जिद को बनवाया था। और ये कहाँ पर है? ये आगरा में है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आगरा में बनी हुई है। और इसी नाम से एक दूसरी भी मस्जिद है, मोती मस्जिद, जो कि लाहौर में है। लेकिन कौन से? अपने यूपी, सॉरी, हिंदुस्तान के नहीं, ये पाकिस्तान के में जो लाहौर है वहाँ पर ही स्थित है ये। और इसे भी मुगल बादशाह शाहजहां ने ही बनवाया था 1645 में। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 19, और ये है भारत में पहली बार जनगणना जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? सन 1752 में, सन 1872 में, सन 1963 या फिर सन 1884 में? ये कब हुई थी जनगणना? ये हुई थी सन 1872 में। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 20, और ये है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो पहले आप लोग बताइए कि कुतुब मीनार को बनवाया किसने था? तो ये बनवाई थी, इसकी जो शुरुआत थी वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, किसने इसका निर्माण कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण स्टार्ट कराया था। और ये कराया था 1199 से लेकर 1220 के दौरान इसका निर्माण करवाया था। और फिर इसके जो उत्तराधिकारी था इसका, जो इल्तुतमिश था, जो कि इसका ही गुलाम था ये, ठीक है, जिसे हम इसका जनरल बाद में ये बन गया, तो उसने इसका निर्माण जो था वो पूरा कराया था। और कुछ विष्णु, जैसे कुछ इतिहासकार तो वो ऐसा भी मानते हैं कि इसे विष्णु स्तंभ के नाम से जानते हैं। ठीक है, विष्णु स्तंभ के नाम से भी इसे बुलाते हैं, विष्णु स्तंभ। ठीक है, इस नाम से भी इसे कुछ इतिहासकार बुलाते हैं, कहते हैं कि 5वीं सदी में विक्रमादित्य ने इसे बनवाया था, ऐसा माना गया है। चलिए, तो हालांकि इसे यही है कि इसका जो निर्माण था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और इसका जो पूरा कराया था वो था फिर बाद में, मतलब इसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया।
और उसके बाद में इसमें फिरोज शाह तुगलक ने भी इसमें 5वीं मंजिल और अंतिम मंजिल भी इसने बनवाई थी इसकी। चलिए, तो आपको अच्छा इसको पहले देख लेते हैं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। दिल्ली के महरौली में, उत्तर प्रदेश के आगरा में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में, या फिर राजस्थान के सिरोही में। तो ये बनी हुई है दिल्ली के महरौली में, ठीक है। दिल्ली के महरौली क्षेत्र में ये बनी हुई है कुतुब मीनार। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। आपको आपने भी मतलब अच्छे से, उम्मीद है कि इनके आंसर किए होंगे। और अगर आप चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी आप शेयर कर सकते हैं कि आपके इसमें से कितने सही जवाब गए। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और भी प्रैक्टिस सेट को डेली सॉल्व करना, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अब तक बेल सब्सक्राइब नहीं किया तो, और अपने दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियो को शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करते जाइए, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। बाकी मिलते हैं कि अगले नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।